शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर के वी भोसले, विभाग 3, प्रश्न पत्र क्रमांक 7 के अंतर्गत इकाई 2 में काव्य के प्रकार, काव्य के गुण और काव्य के दोष, इसके पहले काव्य गुण का स्वरूप देखते समय या काव्य गुणों की चर्चा करते समय उस काव्य गुणों के पहले भाषा में शब्द महत्वपूर्ण है और शब्द में अर्थ महत्वपूर्ण है, शब्द और अर्थ उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। और इसलिए शब्द और अर्थ इसके बारे में चर्चा करते समय तुलसीदास तथा अन्य कई विद्वानों ने, जैसे आचार्य मम्मट आदि ने उसके बारे में विचार व्यक्त कर दिया है। आचार्य मम्मट को अग्नि तथा अग्निपुराण के अंतर्गत उसका जो संबंध है, शब्द और अर्थ का संबंध, तुलसीदास ने तो या आचार्य मम्मट ने तो शब्द और अर्थ का संबंध पानी और लहर के समान माना है। नहीं, पानी और लहर एक ही होती है, लहर दिखाई देती है अलग, उसी प्रकार शब्द और अर्थ भी एक ही है। उसी प्रकार अग्नि पुराण में जो नारी के सौंदर्य के साथ यहाँ तुलना जो है वो काव्य गुणों की है। तो इस प्रकार यहाँ काव्य गुण के पहले शब्द और अर्थ के बारे में आपने देख लिया है। अब यहाँ काव्य में गुणों का होना ही आवश्यक है, क्यों आवश्यक है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको कह दिया कि काव्य में गुण कितने होने चाहिए, इसके बारे में अनेक विद्वानों ने विचार किया और ज्यादा से ज्यादा 10 गुणों का होना आवश्यक है यह स्वीकार किया। परंतु उनमें से कई विद्वानों ने काव्य में 10 गुणों की तुलना में 3 गुण होने चाहिए, इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है। और इसलिए यह 3 गुण कौन कौन से होने चाहिए, उन तीन गुणों के कारण काव्य का प्रभाव कैसे निर्माण होगा या काव्य में प्रभाव कैसे उत्पन्न होगा, यह स्पष्ट कर दिया है। तो काव्य में प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता निर्माण होने के लिए या काव्य का प्रभाव लोगों पर होने के लिए, समाज पर होने के लिए या काव्य अपने आप में प्रभावित होने के लिए माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन 3 गुणों का होना आवश्यक है, यह स्वीकार कर दिया है। तो माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन 3 गुणों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले है माधुर्य गुण। यहाँ माधुर्य गुण यह काव्य में क्या कर सकता है, अथवा काव्य में माधुर्य गुण होने से व्यक्ति पर उसका असर किस प्रकार होता है। तो यहाँ कह दिया है, जिस काव्य की रचना से अंतकरण आनंद से भर जाए वह माधुर्य गुण होता है। जैसे एकाध फिल्म का गीत अगर आप सुनते हैं और उस गीत सुनते समय अपने आप अपना जो हृदय है अथवा अपना मन उसके साथ होता है और आप स्वयं अपने आप को भूल जाते हैं, इसका मतलब उसमें कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। नहीं, अपने आप को उसके गीत के स्वाधीन करना अथवा अपने आप का जो समर्पण भाव जो है उसमें होना, यह माधुर्य गुण करता रहता है। अथवा इस प्रकार माधुर्य गुण जो है उस काव्य के अंतर्गत होता रहता है। यह माधुर्य गुण जो है साहित्य में 9 रस है। तो साहित्य में 9 रसों में से श्रृंगार रसों की प्रस्तुति में आकर्षण का समावेश करने वाला कौन है, माधुर्य गुण है। श्रृंगार के भी 2 भेद है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार।
इस प्रकार यहाँ श्रृंगार रस के दो भेदों की प्रस्तुति करने का काम जो है या प्रस्तुति में आकर्षण निर्माण करने का जो काम है वो माधुर्य गुण करता रहता है। और इसी प्रकार यहाँ माधुर्य गुण जो है वो साहित्य में मधुरता व्यंजक शब्द तथा वर्ण का प्रयोग करता रहता है। माधुर्य गुण के कारण ही साहित्य में मधुरता जिसके कारण अपने कानों को मधुर लगे, जो शब्द मधुर लगे, उसका ताल सुर जो है वो मधुर लगे, ऐसे शब्द तथा वर्ण का प्रयोग कौन करता है काव्य में? माधुर्य गुण करता रहता है। और इसीलिए यहाँ माधुर्य गुण अगर काव्य में हो, साहित्य में हो, तो कविता में लगातार रसात्मकता और मधुरता का बोध होता है। रस और मधुरता जो है यह माधुर्य गुण के कारण काव्य के अंतर्गत होती रहती है। तो माधुर्य गुण जिस काव्य में हो तो उस काव्य में यह जो चार विशेषता जो है वो चार विशेषताओं का होना आवश्यक माना गया है। माधुर्य गुण जिस काव्य में है इन चार विशेषताओं का होना आवश्यक है। यहाँ पहली विशेषता कह दिए है कि इसमें ट ठ ड ढ का प्रयोग न हो। ट ठ ड ढ का प्रयोग न हो, क्योंकि ट ठ ड ढ का वर्णन अगर शब्द काव्य में हो तो वह मधुर नहीं लगता। टाहो उदाहरण ले लीजिए, टाहो। तो इसी प्रकार के जो वर्ण हैं उसके कारण यहाँ मधुरता व्यक्त नहीं हो सकती। तो यहाँ देख लीजिए कि दूसरी जो विशेषता मानी है, वर्गांत्य वर्णों के प्रयोग से सुकुमारता बढ़ती है। वर्गांत्य यहाँ साहित्य वर्ग के बारे में अगर जिस समय देखते हैं तो उस समय यहाँ भाषा के अंतर्गत जाना पड़ता है, और भाषा के अंतर्गत जिस समय चले जाते हैं उसमें स्वर और व्यंजन जो है व्यंजनों की तुलना की जाती है। तो व्यंजन जो है वो व्यंजन कितने हैं? 38 या 36 व्यंजन है। तो 36 व्यंजनों में 5 वर्ग हैं। तो 5 वर्गों में से क च त ट प ये 5 वर्ग है। 5 क च त ट प, इसका मतलब क ख ग घ ढ च छ ज झ न ट ट ड ढ न त त द ध न प प ब ब म। और उसके पश्चात य र ल व श श स ह ळ क्ष ज्ञ, इसी प्रकार के 36 वर्ण हैं। तो 5 जो है क च त ट प का अंतिम वर्ण का प्रयोग से सुकुमारता ने, इसका मतलब क ख ग घ ढ तो अगर उसमें हो तो वह व्यंजकता बढ़ती है। च छ ज ज न ट ठ ड ढ न प प ब ब म, अंतिम वर्ण से यहाँ जो है वह वर्गांत वर्णों के प्रयोग से सुकुमारता बढ़ती रहती है। र न वर्ण भी माधुर्य व्यंजक होते हैं। तीसरी जो विशेषता कह दी है टर्रम, देख लीजिए इसका मतलब यहाँ र न वर्ण जो है वह साहित्य में मधुरता बढ़ाने में सहायक होते रहते हैं। और चौथी जो बात कह दी, चौथी विशेषता है, इसमें बहुत छोटे छोटे समास होने चाहिए। समास के बारे में इस समय चर्चा की जाती है, वाक्य जो है वह छोटे छोटे होने चाहिए। यहाँ इसी प्रकार माधुर्य गुण की जो विशेषता है अथवा रस के बारे में जो कह दिया है, तो मधुरता के बारे में जो कह दिया है, तो इसके अंतर्गत यह विचार व्यक्त होता है। यहाँ 4 विशेषताओं माधुर्य गुण में होने के कारण अनेक काव्य मधुर, सुनने को मधुर लगता रहता है। इसलिए उदाहरण है, उदाहरण कंकन किंकिनी नुपुर गुनी सुनी, कंकन किंकिनी नुपुर गुनी सुनी, कहत लक्षण सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन हृदय राम हृदय गुनी।
मानुहु मदन दुंदुभिदिन्नि मनसा विश्व विजय कह किन्नि। नहीं, यहाँ देख लीजिए, दुनी, नी, दिन्नी, सुनी जो है, ये जो अंत्य अंत्य है। और इसके अंतर्गत देख लीजिए कि कंकन किंकिनी, कंकन किंकिन ने सुनने के लिए भी ये शब्द कैसे लगते हैं, मधुर, अपने कानों के लिए। तो इस प्रकार इसके अंदर ये उदाहरण कहाँ का है, रामायण का है। राम और सीता जो है जिस समय यहाँ चली जा रही थी, तो उसी समय यहाँ सुबह सुबह सीता यहाँ महादेव के मंदिर में पूजा के लिए जा रही थी, पूजा के लिए जा रही थी, और राम वहां पर यहाँ रह चुके थे। तो यह जिस समय सीता पूजा करने के लिए महादेव के मंदिर में जा रही थी, तो उसी समय उसके कंकन की आवाज सुनकर अथवा नुपुर की आवाज सुनकर यह कौन है, इसीलिए राम लक्ष्मण को पूछते रहते हैं अथवा उसके माध्यम से ही वह समझते रहते हैं कि वो कौन होगी। तो इस प्रकार हम माधुर्य गुण के बारे में यहाँ पर देखा जाता है, या काव्य में माधुर्य गुण होने की आवश्यकता है। दूसरा जो गुण है ओज गुण। ओज गुण जो है किस प्रकार होता है, यहाँ ओज गुण के कारण, जिस काव्य गुण के कारण चित्रण में स्फूर्ति एवं तेज उत्पन्न हो, उसे ओज गुण कहा जाता है। गुण के कारण, जिस काव्य गुण के कारण चित्रण में स्फूर्ति एवं तेज उत्पन्न हो, उसे ओज गुण कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ अगर युद्ध का प्रसंग जो है और युद्ध के प्रसंग का अगर वर्णन करना है, तो उसी समय जिस प्रकार रणांगन में शत्रु एक दूसरे का विरोध जो है, एक दूसरे पर जिस प्रकार टूट पड़ता है उत्साह अथवा स्फूर्ति के कारण, उसी प्रकार की स्फूर्ति एवं उत्साह वह साहित्य लिखते समय भी उस कवि के कविता में होने की आवश्यकता है। यानी स्फूर्ति एवं, जैसे देख लीजिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह जिस समय गीत सुनते हैं, उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण आपके हृदय में देश के प्रति क्या होता है, प्रेम निर्माण होता है, उत्साह निर्माण होता है। नहीं कायम होता ही है, लेकिन उसी समय ऐसे शब्द जो है वो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है, यानी जो ओज गुण के युक्त माने जाते हैं। यहाँ ओज गुण कविता के सुनने मात्र से ही मन में जोश और आवेग उत्पन्न होता है। यानी यहाँ आपके मन में आवेग होता है। देखिए, आवेग नाम की चीज होती है, और यह आवेग जो है वह आवेग किस प्रकार मन को तैयार करता है, वह यहाँ पर होता है। अगर मन ने उस आवेग ने कहा है आप बैठो, तो आप वहां पर बैठ सकते हैं, आपका मन सुन सकता है। यहाँ पर यहाँ से चले जाइए अगर कहा, तो वह चलने को तैयार होता है। आवेग जो है, आवेग उत्पन्न करने की जो क्षमता है, जोश उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वह किसमें होती है, साहित्य में ओज गुण में होती है। तो यहाँ उस गुण में वीर, विभत्स, रौद्र रस महत्वपूर्ण है। यानी ये तीन, वीर, विभत्स और रौद्र रसों के लिए उस गुण की जो आवश्यकता है वह महत्वपूर्ण मानी है। और इसी प्रकार यहाँ लंबे अर्थ वाले लंबे सामाजिक पद जो है, कठोर वर्णों से बने काव्य द्वारा उस गुण की प्रस्तुति होती रहती है। यहाँ देख लीजिए, जैसे इसके पहले कह दिया कि टटड का प्रयोग नहीं होना चाहिए माधुर्य गुण के अंतर्गत, परंतु अभी उस गुण के अंतर्गत कह दिया है कि सामाजिक, लंबे सामाजिक पदों में कठोर वर्णन का प्रयोग होना चाहिए। जैसे विशेषताओं के अंतर कह दिया, ऊपर नीचे रेप युक्त वर्णों का प्रयोग होने की आवश्यकता है। जो यहाँ इस प्रकार के जो रेप वर्ण है, उसका प्रयोग इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण माना गया है।
दूसरी विशेषता कह दी है कि ट ठ ड ढ तथा श श वर्णों का प्रयोग ओजवर्धक है। उदाहरण के लिए आगे तो बता दिया है, तो इस पर ट ठ ड का प्रयोग यहाँ होना चाहिए। यहाँ इसमें दीर्घ समास वाली रचना होनी चाहिए। दीर्घ समास इसका मतलब यहाँ आदिकाल में जो साहित्य है, पृथ्वीराज रासो हो, बिसल रासो हो या अन्य जो उसी समय की जो अथवा यहाँ जैसी का पद्मावत हो, तो इस प्रकार के साहित्य में इस प्रकार की रचना जो है होती रहती है, जो स्फूर्ति एवं तेज जो है उसमें होता रहता है। तो इसमें दीर्घ समास वाली रचना होनी चाहिए अथवा इसकी पद योजना तथा रचना औचित्यपूर्ण, औचित्य ने प्रसंग के अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल ही उसका वर्णन होने की आवश्यकता है। उस गुण के लिए इन सभी बातों का होना यहाँ पर आवश्यक है। और इसके लिए उदाहरण दिया है। उदाहरण कौन सा है? इंद्रजिमी जंब पर, इंद्रजिमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। इंद्रजिमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन बरी बाहु पर, शंभु रतिनाहु पर, जर्रो सहस्त्र बाहु पर राम राज द्रवित राज है। यहाँ जो महादेव का और राम का उदाहरण देते हुए यहाँ पर यह जो विचार है वह उस गुण के बारे में यहाँ पर विचार व्यक्त कर दिया है। इसका मतलब जो स्फूर्ति एवं तेज उत्पन्न करने की क्षमता इसमें है, इसमें मानी गई है। तीसरा जो गुण है वह तीसरा गुण यहाँ जो प्रसाद गुण है। जैसे साहित्य में काव्य में 3 गुणों का होना आवश्यक है, तो प्रसाद गुण के बारे में जिस समय चर्चा की जाती है तो आचार्य विश्वनाथ इसमें कहते हैं कि उसके लिए उपमा कौन सी दी है, देख लीजिए कि सूखे ईंधन में अग्नि के समान या धुले हुए वस्त्र में पानी की भांति तत्काल मन में व्याप्त हो जाने वाला गुण प्रसाद है। अगर ईंधन सूखा हो तो जल्द ही अग्नि प्रविष्ट होती है, देख लीजिए। अगर यहाँ सूखा नहीं है, सूखा 2 अर्थ में होता रहता है, तो यहाँ सूखा जो है जसं आपण म्हणतो वाले जळ, वाया जळून लगेच पेट घेतो, तो इस प्रकार यहाँ सूखे ईंधन में अग्नि के समान और धुले हुए वस्त्र में पानी की भांति तत्काल मन में व्याप्त हो जाए। यहाँ जो कपड़ा धोया हुआ है और धोने के पश्चात अगर उस पे पानी में डुबो दिया तो जल्द ही उसमें क्या होता है, पानी जल्द ही होता है। और सूखा कपड़ा अगर पानी में डाल दिया ऊपर तरंगता है। तो इस प्रकार का दिया है। तो प्रसाद गुण जो है वह सहज ही मानव हृदय में यहाँ चलने वाला अथवा समावेश होने वाला गुण माना गया है। यह गुण जो है सरल और सुबोध अर्थ व्यक्त करता है। सरल प्रसाद गुण जो है वह सरल है, साथ ही साथ सुबोध अर्थ व्यक्त करने वाला इसी प्रकार का यहाँ गुण माना जाता है। यहाँ जो प्रसाद गुण के कारण उन्होंने कह दिया है कि पंक्तियों से गुजरते हुए कविता साकार हो उठती है। इसका मतलब अगर आप पंक्तियां सिर्फ गुनगुनाते हैं तो वह कविता है या गद्य है या अपने आप क्या होता है, चित्रित होता है या व्यक्त होता रहता है। तो इसीलिए पंक्तियों से गुजरते हुए कविता साकार हो उठती है। इसी प्रकार का यह प्रसाद गुण माना गया है। उसकी भी विशेषताएं क्या कितनी है, 4 ही है। कि पहली जो विशेषता है प्रसाद गुण के लिए कोई वर्ण संगठना नहीं है। जैसे पहला वर्ग होना चाहिए अथवा इसी प्रकार का वर्ण संगठन होना चाहिए, ऐसी कोई भी आवश्यकता इस प्रसाद गुण के लिए नहीं है।
नहीं टटडर का प्रयोग, पपबगुण का प्रयोग ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है, यानी वर्ण संगठन होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी जो विशेषता उन्होंने कह दी है कि कोई भी वर्ण त्याज्य न होने की आवश्यकता है, यानी त्याज्य भी या सीमित भी नहीं होना चाहिए, जैसा आए वैसा उसमें व्यक्त होने की आवश्यकता है। तो यहाँ प्रसाद गुण के लिए कोई वर्ण त्याज्य या सीमित नहीं है, और सभी रसों में तत्काल अर्थ प्रदान करने वाला कौन है? प्रसाद गुण माना गया है। सभी रसों में यहाँ कोई भी रस हो, नौ रसों में से किसी भी रस को लिया तो जो प्रसाद गुण है वो प्रसाद गुण अपने आप क्या होता है? व्यक्त होता रहता है। और प्रसाद गुण जो है काव्य को व्याप्त बनाता है और प्रसन्नता भी देता रहता है। काव्य जो है प्रसन्न बनाने के लिए, काव्य को व्यापक बनाने के लिए प्रसाद गुण सहायक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार यहाँ जो चार विशेषताओं के माध्यम से प्रसाद गुण किस प्रकार होता है, काव्य के लिए उपयोगी अथवा काव्य के लिए प्रभावी किस प्रकार होता है, इसके लिए यहाँ पर विचार व्यक्त कर दिया है। उदाहरण के प्रसाद गुण का जो उदाहरण है वह कह दिया, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी विमल चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अरे प्रकृति का उदाहरण है, सृष्टि का उदाहरण है। सृष्टि का उदाहरण देते हुए उन्होंने यहाँ प्रसाद गुण किस प्रकार होता है, प्रसाद गुण के कारण काव्य किस प्रकार मन को भाता है, मन को आकर्षित करता है, इसका उदाहरण यहाँ यह हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ काव्य गुण जो है, काव्य गुण जो तीन है वो तीन काव्य गुण साहित्य को प्रभावी और जो उत्साह बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि शब्द शक्ति के माध्यम से, शब्दों जो भाषा शब्द अर्थ इन सब के माध्यम से जो साहित्य में 10 गुणों के साथ साथ 3 गुण जो है वो 3 गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और प्रसंग के अनुसार अन्य गुणों का भी होना आवश्यक है। और गुण न हो या 10 गुण या 10 में से 3 गुण न हो तो काव्य यहाँ सुनने लायक अथवा गुनगुनाने लायक अथवा आपके मन को प्रोत्साहित करने वाला, आपका शौर्य अथवा उत्साह बढ़ाने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इन गुणों का साहित्य में गुणों का होना आवश्यक ही रहा है। तो इस प्रकार यहाँ गुणों के बारे में यहाँ चर्चा होती है। धन्यवाद।